हाय एवरीवन। सो एबीओ क्लासिफिकेशन एंड आरएच क्लासिफिकेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लिनिकली और एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न फीटस एंड न्यूबॉर्न। हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न और फीटस आल्सो नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है? एक जनरल कॉमन कंडीशन है। सो ये हमारे पास अ कंडीशन इन विच अ फीटस और न्यूबॉर्न fetus or newborn develops anemia. क्यों develops anemia? Because maternal antibodies destroy रेड ब्लड सेल्स ऑफ द फीटस और न्यूबॉर्न। अब वो जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ थे वो कौन से थे? वो आपको पता ही है कि द ओनली एंटीबॉडीज़ विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा इज़ IgG। सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है? अ कंडीशन इन विच fetus or newborn develops anemia because maternal antibody destroy fetal RBC and immature RBCs or erythroblast appears in the blood. This condition is known as erythroblastosis fetalis. So most commonly involves antigen of the major blood group system. जो hemolytic disease of newborn है इसमें most commonly हमारे पास जो major blood groups है RH है and ABO, इसकी वजह से हमारे पास होती हैं। But minor ब्लड ग्रुप इनकम्पेटेबिलिटीज़ स्पेशली कैल, ये क्या है? ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। कैन आल्सो रिजल्ट इन डिजीज़ रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर फॉर्म। सो अब यहाँ से आगे हमारे पास जो हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न है वो 3 ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन से बहुत कॉमन है, जिसमें 2 बहुत सीवियर होते हैं। एक है हमारे पास RH हेमोलिटिक डिजीज़ RH ब्लड ग्रुप की वजह से, और दूसरा है हमारे पास कैल क्लासिफिकेशन जो है कैल एंटीजन एंड एंटीबॉडी के रिएक्शन की वजह से होता है, और लास्ट है हमारे पास ABO। ABO इतना ज़्यादा जो है डेंजरस नहीं है क्योंकि वो माइल्ड एनीमिया कॉज करवाता है। मेन जो हमारा कंसेप्ट है वो है RH और कैल के दरमियान जो है मेजर डिफरेंसेस हैं वो हमने याद रखना है, और इनमें हमारे पास ये हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न जब प्रेजेंट होता है तो इनके क्लिनिकल फीचर्स कौन से हैं जो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। सो ऑल्दो कैल एंटीजन का इस बुक में इतना कोई खास डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ फर्स्ट एड के डिफरेंट एडिशंस में इस पे थोड़ा सा डिटेल है, तो मैं आपको RH और कैल का एक कंपैरिजन में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके बाद फिर हम RH को बुक से भी रीड करेंगे और साथ में कंपेयर करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज कैल एंटीजन। सो नॉर्मली आपको पता है कि हमारे पास जो मेजर ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास ABO एंड सेकंड है हमारे पास RH। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं माइनर ब्लड ग्रुप्स, जो कि नॉर्मली हम इतना उसको पढ़ते नहीं है, ना उनसे कोई खास रिएक्शन होता है, लेकिन उसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट है, एक आपके पास है कैल, दूसरा आपके पास है डफी, और तीसरा आपके पास है किड। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास कैल है। कैल को हम अब आगे डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है कि व्हाट इज़ कैल एंटीजन। सो कैल एंटीजन नॉर्मली हमारे पास जो हमारे पास कैल एंटीजन है ये मेजर माइनर हमारे पास जो एंटीजन है RBC पे, मेजर माइनर एंटीजन ऑन RBC आफ्टर ABO एंड RH के बाद जो माइनर ग्रुप्स है उनमें भी जो मेजर सबसे कॉमन जो रिएक्शन कॉज करवा सकते हैं वो आपके पास है कैल एंटीजन। और इसके कंपैरिजन में RH एंटीजन तो आपको ऑलरेडी पता है कि वो आपके पास प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि कैल एंटीजन प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी। जिस तरह RH हमारे पास जिनमें प्रेजेंट था तो वो हमारे पास थे RH पॉजिटिव, और जिसमें RH एंटीजन नहीं था तो वो हमारे पास थे RH नेगेटिव। इसी तरह हमारे पास जिनमें कैल एंटीजन प्रेजेंट होगा वो हमारे पास कैल पॉजिटिव होंगे, और जिनमें नहीं होगा वो हमारे पास होंगे कैल नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कैल के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या है। सो नेचुरली हमारे पास जिस तरह हमने RH के लिए बात की थी उसी तरह सेम यहाँ पर भी है कि कैल के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो नॉट नेचुरली अकरिंग है।
सो नॉर्मली हमारे पास जिस तरह एबीओ में जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ऑलरेडी बी एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह कैल और आरएच इसमें ऐसा सीन नहीं होता, ये नॉट नेचुरली अकरिंग है। ये आपके पास कैल एंटीबॉडीज़ कब अपेयर होंगे? ओनली आफ्टर सेंसिटाइजेशन। सो सेंसिटाइजेशन कब होगी? दो ऐसी ही कंडीशन है जिसमें सेंसिटाइजेशन हो सकती है। एक है आपके पास प्रेगनेंसी और दूसरा आपके पास है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेम इसी तरह यहाँ तक ये जो आपके पास पॉइंट है ये बिल्कुल आरएच और कैल के लिए दोनों के लिए बिल्कुल सेम है कि आरएच में भी जिसमें आपके पास एंटीबॉडी जो है वो नेचुरली अकरिंग नहीं है, क्योंकि आरएच जिसमें पॉजिटिव है जिस किसी में नेगेटिव है, और वो आपके पास एंटीजन तभी अपेयर हो सकते हैं जब आपके पास सबसे पहले सेंसिटाइजेशन हो, और वो भी आपके पास प्रेगनेंसी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकता है कैल आरएच और एबीओ में कि वाई एबीओ हैज़ एंटीबॉडीज विदाउट प्रायर एक्सपोजर। हमारे पास नेचुरली अगर कोई फीटस बॉर्न होता है और वो ए ब्लड ग्रुप है या ए पॉजिटिव है तो उसमें हमेशा एंटी-बी एंटीबॉडीज़ होते हैं। लेकिन आरएच या कैल में जब तक प्रेयर सेंसिटाइजेशन नहीं होंगी तब तक आपके पास एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं होते। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हमारे पास ए और बी एंटीजन है ये हमारे पास रिजेंबल करते हैं बैक्टीरियल एंटीजन जो हमारे पास गट फ्लोरा में होते हैं नॉर्मली। इम्यून सिस्टम प्रीवियसली पहले से ही ट्रेन हो जाता है अर्ली इन लाइफ जब वो इन एंटीजन्स के खिलाफ एक्सपोज होता है, और फिर इसी तरह अगर कोई फीटस जो है वो ए एंटीजन्स के जो एंटीजन्स होंगे गट फ्लोरा में उसके खिलाफ एक्सपोज होगा तो उसमें ए एंटीजन बन जाएगा आरबीसीज पे और उसमें एंटी बी एंटीबॉडीज़ नेचुरली प्रेजेंट हो जाएंगे, और जिसका बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें एंटी ए एंटीबॉडी, और जिसका ओ होगा तो वो उसमें एंटीबॉडीज़ दोनों बनेंगे और एंटीजन एक भी नहीं बनेगा। यहाँ पर एबीओ ब्लड ग्रुप में नो ट्रांसफ्यूजन नो प्रेगनेंसी के जो नो ट्रांसफ्यूजन नो प्रेगनेंसी एंड स्टिल एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट। तो ये डिफरेंस है कैल एंटीबॉडीज़ आरएच और एबीओ में। अच्छा जी, नेक्स्ट अब यहाँ से आगे आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि बोथ कैल एंड आरएच कैन कॉज hemolytic disease of newborn, but why कैल is special? इसकी रीज़न क्या है? कैल स्पेशल क्यों है? हालांकि डिज़ीज़ दोनों कॉज करते हैं लेकिन कैल स्पेशल क्यों है? चलो इसकी जवाब देते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि आरएच जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, आरएच एंटीजन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ओनली मैच्योर आरबीसीज पर, मैच्योर। जब आरएच एंटीबॉडीज़ आएंगे तो वो डायरेक्टली आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके अपोजिट में कैल एंटीजन जो आपके पास हैं वो आपके पास प्रीडोमिनेंटली जो आपके एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल हैं, एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल हैं उन पर भी प्रेजेंट है, और प्लस आपके पास मैच्योर आरबीसीज पर भी प्रेजेंट हैं, लेकिन इनका जो ज़्यादातर डोमिनेंट अमाउंट है वो आपके पास है एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल्स पर। आरएच एंटीजन का अगर आपके पास एंटीबॉडीज़ आएंगे तो वो आपके पास आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेंगे जिसकी वजह से सीवियर जॉन्डिस होगा। जब कैल एंटीबॉडीज़ आएंगे कैल एंटीबॉडीज़ आपके पास आएंगे और वो आपका एरिथ्रोपोइसिस जो है उसको सप्रेस करेगा, आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है वो आपके पास सप्रेस करेगा, और उसके साथ कुछ हद तक आपके पास आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन भी करेगा। लेकिन जो मेजर एक्शन है वो है आपके पास डिक्रीज आरबीसीज प्रोडक्शंस। ये आपके पास वो एक
मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से आपके पास केल एंटीजन जो हैं वो RH एंटीजन से डिफरेंस है और स्पेशल है, सिर्फ और सिर्फ इस एक डिफरेंस पे कि केल एंटीबॉडीज़ जो एंटीजन जो है वो आपके पास इरेथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल्स पर भी प्रेजेंट है और RH जो है वो आपके पास मैच्योर RBCs पर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, सो नेक्स्ट अब क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास एंटीकेल एंटीबॉडीज़ आते हैं तो वो हमारे पास किस तरह डेवलप होते हैं, या हमारे पास जो anti-RH एंटीबॉडीज़ हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, और फिर उसके बाद ये दोनों जो हैं वो हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न कैसे कॉज करते हैं। और इसी पार्ट को जो है समझने के लिए इसी पार्ट को कहते हैं सेंसिटाइजेशन फेज़। सो नेचुरली हमारे पास नॉर्मली क्या है, ये हमारे पास होता किस कंडीशन में है, इफ़ अगर हमारे पास मदर जो हैं अगर वो हमारे पास हो केल नेगेटिव, और अगर RH है तो RH में हमारे पास मदर होगा RH नेगेटिव, मीन्स के मदर में आपके पास एंटीजन नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर ही मुझे एक सवाल का जवाब दे, अगर मदर केल नेगेटिव है या RH नेगेटिव है तो क्या मदर में जो है एंटी केल एंटीबॉडी या एंटी RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे? क्या कहते हैं आप? जवाब क्या है आपका? मेरा जवाब है नो। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये दो ब्लड ग्रुप जो है इनकी नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज़ है ही नहीं, ये जब तक एक्सपोज नहीं होंगे एंटीबॉडीज़ डेवलप ही नहीं होंगे। क्लियर? सो ये आपका जवाब है। अच्छा जी, अब केल नेगेटिव है मदर जो है या RH नेगेटिव है, और फीटस जो हैं वो आपके पास लेट सपोज आ गया केल पॉजिटिव का, यहाँ पर भी आपके पास फीटस आ गया है RH पॉजिटिव का। अब ड्यूरिंग बर्थ जो है कुछ फीटल ब्लड जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके मदर के ब्लड के साथ एंटर होता है, इंटरफेयर करता है, या कोई ट्रॉमा हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड जो है आपके पास क्रॉस हो जाता है। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि फीटस के RBC जो हैं वो मैटरनल ब्लड में चले जाते हैं। जब वो मैटरनल ब्लड में चले जाते हैं तो रिकॉल करो हमने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में क्या कहा था कि डोनर जो है उसके RBCs पे हमने देखने हैं एंटीजन्स, और मैटरनल जो है जो रिसिपिएंट है उसके RBCs में हमने देखने हैं एंटीबॉडी। चूँकि यहाँ पर आपके पास अगर ये आपके पास हो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, वो बेबी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा, लेकिन ये मसला कॉज करेगा सेकंड बेबी के लिए और आगे थर्ड बेबी के लिए। किस तरह कि यहाँ से जो ब्लड है वो ड्यूरिंग डिलीवरी चला गया है, तो ये फेटस तो चला गया है लेकिन मदर के ब्लड में आपके पास एंटीजन आ गया है। पहले वो केल नेगेटिव था, अब यहाँ से एंटीजन आ गया है और मदर में भी एंटीबॉडीज़ है नहीं लेकिन एक्सपोज हो गए हैं। अब वो इसके खिलाफ बनाएगा एंटीबॉडीज़, और वो एंटीबॉडीज़ आपके पास होते हैं IgG। ये आपके पास मेन डिफरेंस है। अब IgGs बन गए, अब क्या होगा, ये जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी यहाँ पर हो गया है सेंसिटाइजेशन, इधर कोई मसला नहीं। अब लेट सपोज आपके पास हो गया है सेकंड प्रेगनेंसी। अब सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा कि सेकंड प्रेगनेंसी में आपके पास फीटस अगेन केल पॉजिटिव है और यहाँ पर आपके पास है RH पॉजिटिव। अब नॉर्मली हमारे पास मैटरनल ब्लड में IgG है और IgG कैन ईजीली क्रॉस द प्लेसेंटा, तो यहाँ पर आपके पास जो IgGs होंगे वो क्रॉस करेंगे प्लेसेंटा को और फीटल RBCs को अटैक करेंगे। ठीक हो गया? अब इस अटैक के बाद याद रखना, अगेन वही डिफरेंस याद रखना कि जो केल के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं वो आपके पास एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल्स जो हैं उन पे प्रीडोमिनेटली एक्ट करते हैं और प्लस सम मैच्योर RBCs को भी डिस्ट्रॉयज करते हैं। लेकिन जो आपके पास RH है ये आपके पास क्या करते हैं, मैच्योर RBCs को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया है सो नेक्स्ट अब इजी है, हम क्लिनिकल फीचर्स इन दोनों जो डिजीज़ हैं केल के और RH के हेमोलिटिक डिजीज़ उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम केल की बात करेंगे, इसके क्लिनिकल फीचर जो आपके पास हैं। तो सबसे पहले आपके पास होगा डिक्रीज एरिथ्रोपोइसिस। ठीक हो गया? डिक्रीज एरिथ्रोपोइसिस होगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, सीवियर
फीटल एनीमिया। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास एरिथ्रोपोइसिस डिक्रीज हो गया है, तो नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर क्या है? लो रेटिकुलोसाइट काउंट। ठीक हो गया। पहला आपके पास क्या, एरिथ्रोपोइसिस कम हो गया है, सीवियर फीटल एनीमिया है, लेकिन लो रेटिकुलोसाइट काउंट है। तो ये आपके पास अगर कोई एमसीक्यूज में आ गए तो आपने कहना है हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न ड्यू टू केल एंटीबॉडीज। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो एनीमिया है, एनीमिया इज डिसप्रोपोर्शनेटली सिवियर कंपेयर टू बिलिरुबिन लेवल। यहाँ पर आपके पास एनीमिया तो है, लेकिन अगर आप इस बच्चे का बिलिरुबिन चेक करें तो वो आपके पास या तो नॉर्मल होगा या आपके पास डिक्रीज होगा। अब अगर इसके अपोजिट में आप क्लिनिकल फीचर्स देखें आपकी जो RH है उसकी, तो यहाँ पर आपके पास RBCs की डिस्ट्रक्शन होगी, तो बहुत ज़्यादा वेरी हाई सिवियर हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा। दूसरा, RBCs डिस्ट्रॉय हो रहे, एरिथ्रोपोइसिस में कोई मसला तो नहीं है, तो आपके पास होगा हाई रेटिकुलोसाइट काउंट। और नेक्स्ट आपके पास होगा, यहां पर भी आपके पास होगा सिवियर जॉन्डिस प्लस आपके पास होगा एनीमिया। और इस जॉन्डिस के आपके पास क्या फीचर्स है वो हम आगे बुक से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आई होप कि आपको क्लियर होगा अब केल और RH एंटीजन के दरमियान जो मेन डिफरेंस है। अब हम जो बुक से डिस्कशन है, रीडिंग है, उसको डिस्कस RH हेमोलिटिक डिजीज़ आपके पास क्या है कि RH नेगेटिव, मदर RH नेगेटिव होगा, फीटस आपके पास RH पॉजिटिव, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपके पास होगा सेंसिटाइजेशन फेज, और सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसीज में आपके पास ऑलरेडी प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे मदर के ब्लड में, और वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे और फीटल और न्यूबॉर्न के RBCs को डिस्ट्रॉय करेंगे, हेमोलिसिस होगा, और ये आपके पास बन जाएगी हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। अब प्रेजेंटेशन आपके पास जो RH है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। हाइड्रोप्स फेटालिस आपके पास होगा। हाइड्रोप्स फेटालिस का क्या मतलब है कि सीवियर जनरलाइज एडीमा होगा आपके पास बच्चे में, उसको आपके पास होगा एसाइटीज़ होंगे, उसको प्लूरल पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा, उसको हिपैटोस्प्लीनोमेगेली होगी, और उसको प्लेसेंटल एडीमा होगा। ये आपके पास सारे फीचर्स हैं हाइड्रोप्स फेटालिस के। फिर आपके पास होगा जॉन्डिस होगा, शॉर्टली आफ्टर द बर्थ होगा, और कर्नेक्टरस होगा। कर्नेक्टरस आपके पास क्या है, जब बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो ब्रेन में जाके जो आपके मेजर जो बेजल गैंग्लिया है उसको जाके अटैक करता है, वहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, और इसके अलावा ब्रेन के अदर फंक्शंस को भी डिस्ट्रॉय करता है, और बच्चा जो है उसको लेथार्जिक होगा और उसको सीजर्स होंगे। इसके साथ साथ हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर भी जो है आपके पास, वो भी इसका फीचर है RH हेमोलिटिक डिजीज़ का। अब इसकी ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन क्या है RH हेमोलिटिक डिजीज़ का? प्रिवेंट बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NTD IgG। ये आपके पास नॉर्मली मार्केट में प्रेजेंट है रो गेम के नाम से। ये हमारे पास क्या है, NTD IgG के खिलाफ एक एंटीबॉडी है जो कि नेचुरली बनाया हुआ है सिंथेटिक। वो हम जो RH नेगेटिव प्रेग्नेंट फीमेल्स है उनको देते हैं 3rd ट्राइमेस्टर में, अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड में, अगर फीटस आपके पास हो RH पॉजिटिव। इट प्रिवेंट्स मैटरनल anti-IgG प्रोजेक्शन। मदर में हम जो anti-IgG बॉडीज एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट बनते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं। यूजुअली ये हम कब देंगे, डिलीवरी के बाद अप टू 72 आवर्स के दौरान, इसके दरमियान हमने देने हैं, तो फिर आपके पास एंटीबॉडी जो है वो नहीं बनेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक स्मॉल डिस्कशन है ABO हेमोलिटिक डिजीज़। ये आपके पास होता किस कंडीशन में, अगर मदर जो है वो आपके पास टाइप O ब्लड ग्रुप हो, जिसमें आपके पास कोई एंटीजन तो नहीं लेकिन दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, और फीटस जो है वो या तो टाइप A है या टाइप B है, तो उसमें मदर में दोनों एंटीबॉडीज़ हैं तो वो अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास माइल्ड हिमोलिसिस होगा फीटल RBCs का। प्री एग्जिस्टिंग प्रेग्नेंट पेशेंट जो है वो आपके पास, उसमें या तो NTA NTB दोनों होते हैं क्योंकि वो टाइप O हैं, एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडीज़ हैं। ये IgG, और हमने क्या कहा था कि टाइप O में जो आपके पास नेचुरली प्रीडोमिनेटली एंटीबॉडीज़ वो आपके पास है IgG। वो आपके पास प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे, फीटल RBCs और न्यूबॉर्न के RBCs को अटैक करेंगे और आपके पास हेमोलिसिस होगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है वो आपके पास
माइल्ड जॉन्डिस होगा क्योंकि फीटल एंटीबॉडी है वो वीकली एक्सप्रेस होते हैं विद इन द 24 आवर्स ऑफ बर्थ। और अनलाइक RH हेमोलिटिक डिजीज़ इट कैन अकर इन फर्स्ट बॉर्न बेबीज़ आल्सो। क्योंकि यहाँ पर सेंसिटाइजेशन है ही नहीं, जो ABO एंटीबॉडीज़ हैं वो तो आपके पास नेचुरली प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सेंसिटाइजेशन नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट बॉर्न बेबी में भी आपके पास ABO हेमोलिटिक डिजीज़ जो है वो हो सकता है। ये भी आपके पास MCQs के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। ट्रीटमेंट क्या है ABO हेमोलिटिक डिजीज़ का, वो आपके पास है फोटोथेरेपी या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न्स।